नमस्कार। आज आप लोगों रे हम इन अक्टूबर जंक्शन उपन्यास रो दूसरो पार्ट लेना आयो मैं। आप ज़्यादा टाइम खराब करे बना पे स्टार्ट करो, और अगर आपने पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर दो। 9 अक्टूबर 2010 सुबह 6 बजे 80 घाट बनारस। सुदीप 80 घाट पर पहुंचकर अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्यों बनारस को लेकर लोग इतना एक्साइटेड रहते हैं। यह सुबह बनारस की आम सुबह जैसी ही थी। अक्टूबर की सुबह में हल्की सी नमी थी। सुदीप ने चाय लेकर जहाँ तक नज़र जा सकती थी वहाँ तक देखने की कोशिश करने लगा। वह टहलते हुए 80 के दशाश्वमेध घाट की तरफ बढ़ रहा था। बीच बीच में रुककर लोगों की बातें भी सुनने की कोशिश कर रहा था। पूरी दुनिया से आए हुए लोग बनारस में बड़ी उम्मीद से अपने जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। मुंशी घाट पर कोई पंडा किसी को ऐसे समझा रहा था जैसे पूरी दुनिया का सच उसको ही पता हो। वह अपनी भोजपुरी छोड़कर खड़ी हिंदी और अंग्रेजी में समझाने की कोशिश कर रहा था। देखिए सर, बनारस भूकंप प्रूफ है। पूरी दुनिया में परले आ जाएगी लेकिन बनारस में कभी कोई परले कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। पंडा जिनको समझा रहा था वे कुछ फिरंगी भी थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बनारस की खूबी यही थी कि यहाँ आकर आदमी वह समझ लेता है जिसको जो उसको समझना होता है। पंडे ने अपनी बात जारी रखी। देखिए सर, बनारस फील करने वाली सिटी है। पंडे ने एक फिरंगी का हाथ लेकर अपने सीने पर रखा और बोला, मैडम दिस इज बनारस, बनारस इज हियर, फील इट। फिरंगी लड़की ने अपने साथ वाले लड़के की तरफ मुस्कुराकर देखा। लड़के ने भी पंडे के सीने पर हाथ रख दिया। पंडे ने लाल रंग का टीका लगाकर फिरंगी लड़के और लड़की के माथे पर लगा दिया और बोला, लॉर्ड शिवा इज ग्रेट, नाउ गिव 100 रुपीज नोट, लाख रुपीज ब्लेसिंग इन 100 रुपीज ओनली। सुदीप थोड़ा सा आगे बढ़ा। उसको शीशे के सामने दाढ़ी करवाते हुए बाल बनवाने वाले लोग दिखे। बाल काटते काटते नाई बैठे हुए आदमी को भारत की पॉलिटिक्स के बारे में कुछ समझा रहा था। मनमोहन सोनिया के पपेट हो जे 2019 चुनाव बंदे कांग्रेस या प्रियंका के उतारी ते बीजेपी वाला घंटा बजावत रह जाई, राजनाथ के बस के ना हो। सुदीप के ये बातें नहीं थी। वह वही दशाश्वमेध घाट के पास आकर बैठ गया। उसको बैठते ही उसको कुछ पंडों ने पूजा पाठ के लिए घेर दिया, लेकिन सुदीप उनकी बातों पर असर नहीं हुआ। इतने में एक लड़का उनके पास आया और पूछा, सर माल यानी गांजा चाहिए? एकदम A1 माल है सर। सर पास में भी कमरा है, वही मार लीजिएगा। एक बार माल मारेंगे सीधे भोलेनाथ से कांटेक्ट हो जाएगा। सुदीप ने उस लड़के से माल खरीदा। वह लड़का सुदीप को एक कमरे में ले गया। उस कमरे में पहले से 2 फिरंगी पड़े थे। कमरे में हल्का सा धुआं था। सुदीप के कमरे में घुसते ही फिरंगी बोला, बम बम भोले। जवाब में लड़के ने जवाब दिया, जय भोलेनाथ। सुदीप के लिए सिगरेट खोलकर उस लड़के ने गांजा भरा। सुदीप ने 1-2 कस लगाए। उसकी फिरंगी से बात होने लगी। पता चला कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड 1 साल के लिए घूमने निकले हैं। इंडिया में ये उनका तीसरा महीना है। वे यहाँ से सीधे ऋषिकेश जाने वाले हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 1 साल घूमने के लिए उन्होंने 2 साल तक पैसे सेव किए। अभी वे एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसलिए वे सस्ती से सस्ती जगह रुकते हैं। फ्लाइट के बजाय बस या ट्रेन लेते हैं। सुदीप को अभी तक सिगरेट ने हिट नहीं किया था। थोड़ी देर में उस पर हल्का हल्का नशा चढ़ा। वह चुप हो गया। अब उसको साथ में बैठे फिरंगी की बातें तो सुनाई पड़ रही थी, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा था। वह उस कमरे में करीब 3 घंटे पड़ा रहा। जब वह कमरे से निकला तो पहले से बहुत हल्का महसूस कर रहा था। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ था कि उसे कुछ पता ही नहीं चला, वरना वह हमेशा कुछ न कुछ सोचता ही रहता था। वो कमरा इतनी गलियों से होकर जाता था कि उसको पता ही नहीं था कि घाट के किस हिस्से में है।
लोगों से पूछकर वह किसी तरह बाहर निकला। उसको बहुत जोर से भूख लग रही थी। गली से निकलते ही कचौरी की एक दुकान दिखी जहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी। वहाँ एक बाप बेटे अपने वहाँ एक बाप अपने बेटे को लेकर आया हुआ था। यह देखकर सुदीप रुका, कचौरी खाई और गली से बाहर निकलते ही उसने एक पीसीओ ढूंढकर अपने पापा का नंबर डायल किया। हालांकि पीसीओ ढूंढने के लिए उसको अच्छा खासा घूमना पड़ा, क्योंकि सबके पास मोबाइल होने की वजह से पीसीओ का बिजनेस बहुत कुछ बचा नहीं था। पापा से बात हुई 2 रुपये की, लेकिन सुदीप के पास 100 रुपये का नोट था। पीसीओ पर आंटी बैठी हुई थी, वह 100 रुपये का नोट देकर नाराज हो गई। सुदीप ने उनसे कहा कि वह छुट्टे पैसे ला रहा है, तब तक आप 100 रुपये रख लीजिए। सुदीप ने छुट्टे कराने की कोशिश नहीं की, वह तो अपने होटल वापस लौट गया। होटल पहुंचकर उसको बहुत अच्छी नींद आई। उसकी नींद करीब 5 बजे खुली। उसी दिन 9 अक्टूबर 2010 को शाम 6 बजे, ये हम सुबह का दृश्य पढ़ रहे थे, अभी शाम का दृश्य शाम 6 बजे 80 घाट बनारस। सुदीप जब घाट पर पहुंचा तो चित्रा वहाँ पहले से बैठी हुई थी। सुदीप चित्रा के पड़ोस में जाकर बैठ गया और बोला, एक बोरिंग सवाल पूछूं? चित्रा उसको हल्का सा देखकर चौंकी और बोली, ओ द सुदीप यादव जी, सवाल बाद में बताओ ये बताओ, चाय पियोगे? अभी तक कुल्हड़ वाली चाय पिए हो कि नहीं? हाँ, सुबह पी थी, एक और पी लो, तुम भी क्या याद करोगे? चित्रा ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। दुनिया में आने के बाद दोनों ने पहली बार एक दूसरे को छुआ। अगर वे लव स्टोरी होती अगर वही ये लव स्टोरी होती तो इस पल को ये फ्रीज हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो कैसा लग रहा है बनारस तुम्हें? चित्रा ने पूछा। कल से तो अच्छा लगा आज। मैं पिछले 6 दिन से यहाँ हूँ, रोज़ इसी टाइम 80 घाट पर बैठती हूँ। शुरू में 3 दिन तो बहुत बोर हुई, लेकिन चौथे दिन से लगने लगा कि सब कुछ रुका हुआ है यहाँ। ऐसा लगने लगा कि कई साल से यहाँ हूँ। वैसे तुम्हारा बोरिंग सवाल क्या था? चित्रा ने कुल्हड़ से चाय की सुस्की लेते हुए पूछा। भूल गया। कोई बात नहीं, कोई और बोरिंग सवाल पूछ लो। चित्रा ने एक सुस्की बकायदा सुड़क कर पीते हुए कहा और दोबारा बोली, कुल्हड़ वाली चाय हो तो मज़ा सुड़क कर पीने में ही आता है। मेरा बोरिंग सवाल ये था कि कहानी मिली तुमको? अभी तो नहीं। अब तक दोनों सुड़क कर चाय पी चुके थे। घाट की अपर आरती की तैयारी हो चुकी थी। घाट पर बैठे सुदीप ने पूछा, वैसे तुमको यह तो नहीं लग रहा ना कि मैं चेप हो रहा हूँ? अगर तुमको अकेले में अपनी कहानी ढूंढना हो तो तुम प्लीज़। अगर ऐसा लगेगा तो बोल दूंगी, डोंट वरी। वैसे एक बात बताओ, जिस तरह के हाई प्रोफाइल टाइप तुम हो, तुमने टेबल पर बात शुरू क्यों की? तुम चाहते तो आराम से अवॉइड कर सकते थे। तुम बुरा मान जाओगी? नहीं मानूंगी। बताओ। आपके हाथ में ये जो मुराकामी की किताब है ना, इसलिए। तुम्हें भी ये जापानी लेखक पसंद है? मैंने अभी तक इनकी बस एक किताब पढ़ी थी, वॉट वी टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट रनिंग। मुझे बड़ा सही लगा था पढ़कर। जैसे 32 साल की उम्र में इसने अपना कैफ़े बंद करके फुल टाइम लिखने का फैसला किया। मुझे ये चीज़ बहुत सही लगती है कि कुछ साल लगाकर आप कोई चीज़ बनाओ और एकाएक उसे हमेशा के लिए छोड़ दो, वो भी किसी ऐसे रास्ते के लिए जिसकी मंजिल का कोई ठिकाना ना हो। तुम अपनी कंपनी छोड़कर ऐसे ही फिर शुरू से शुरू कर सकते हो। पता नहीं, लेकिन एक चीज़ है कि मैं 35 की उम्र तक रिटायर होना चाहता हूँ। कायदे से चित्रा और सुदीप को घाट पर बैठकर बहुत सारी बातें करनी चाहिए थी, लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं। हम एक दूसरे से पूछ रहे थे, वो असल में हम अपने आप से पूछ रहे होते। दोनों ने कुछ सवाल एक दूसरे से पूछे और दोनों ने एक दूसरे के वही जवाब सुने जो सुनना चाहते थे। आरती देखते हुए दोनों शांत हो गए। करीब घंटा भर दोनों चुपचाप बैठे रहे। वे आरती वाली जगह से थोड़ा सा आगे बढ़े हुए थे। उनके पैर गंगा की गीली रेत को छू रहे थे। जितना हिस्सा गीला हो रहा था, उतना हिस्सा नदी होता जा रहा था। कोई साथ बैठा हो, चुपचाप हो और चुप्पी अखर न रही हो, ऐसी समय कभी कभार आती है जब कोई जल्दबाजी न हो कि कुछ न कुछ बोलते रहना, वरना तो अक्सर ही दिमाग पर प्रेशर रहता है कि बातों को थमने न दें।
वह बड़ी अच्छी बातें करता था या वह बड़ी अच्छी करती हैं के बजाय कोई कभी कोई यह क्यों नहीं बोलता कि उसके साथ बैठकर चुप रहना अच्छा लगता है। किसी के साथ बैठकर चुप हो जाना और इस दुनिया को रत्ती भर भी बदलने की कोशिश न करना ही तो प्यार है। करीब 9 बजे सुदीप ने उठकर चलने का सोचा तो देखा कि चित्रा की आंखों में आंसू। सुदीप को आंखों के बारे में पूछना ठीक नहीं लगा। चित्रा को पता चल चुका था कि सुदीप ने उसके आंसू देख लिए हैं। मैं चला जाता हूँ अगर तुमको रोना हो तो। हाँ, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। मेरा ये कार्ड है, मैं परसों यहाँ तक रुक रहा हूँ। कल तो सारनाथ जाऊँगा, अगर तब तक हो तो मिलते हैं। मेरा मोबाइल बंद रहेगा इसलिए मैंने अपने होटल का नंबर लिखा है। सुदीप वहाँ चला गया। चित्रा ने उसको पलट कर नहीं देखा। सुदीप ने पलट कर चित्रा को देखा। इस प्रकार सुदीप और चित्रा की जो कहानी है वो 9 अक्टूबर की समाप्त होती है। हम आगे की कहानी अगले पार्ट में कैरी ऑन करेंगे, जो कि 10 अक्टूबर 2010 की कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो यहाँ तक तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।